वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नई दिशाएं सिवान पर। छात्रों, तो आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूं और आज के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में बहुत अधिक हेल्प करेंगे। आज के सारे क्वेश्चंस मैंने मेडिएवल हिस्ट्री से उठाया है और मेडिएवल हिस्ट्री से मैंने केवल मुगल वंश को टारगेट किया है। तो आज के प्रश्नों को आप जरूर पूरा देखेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे। आइए हम बिना देरी किए आज के पहले प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न दे रहा है कि बाबरनामा का चागताई से फारसी में अनुवाद किसने किया। जी हाँ, बाबरनामा एक पुस्तक का नाम है जो कि बाबर की आत्मकथा है। इस पुस्तक के बारे में लिखा है कि चागताई यानी कि तुर्की भाषा है, चागताई से फारसी में अनुवाद किसने किया था। ऑप्शन देखो, ए नंबर ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान खाना ने, बी ऑप्शन दे रहा है बैरम खान ने, सी ऑप्शन है अबुल फजल ने और डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बनेगा अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और उनके दरबार के एक बहुत बड़े कवि थे जो कि फारसी भाषा के बहुत बड़े जानकार भी थे। वैसे अगर बात की जाए तो अब्दुल रहीम खान खाना के जो पिता थे उनका नाम था बैरम खां और माता जो इनकी थी उनका नाम था सलीमा सुल्ताना बेगम। बैरम खां की 1562 में हत्या कर दी गई थी और बैरम खां की मृत्यु के बाद बैरम खां की विधवा पत्नी सलीमा सुल्ताना बेगम से अकबर ने शादी कर ली और अब्दुल रहीम खान खाना को अपना पुत्र मानते हुए इनको फारसी भाषा का विद्वान कवि बनाए थे। यही आगे चलकर अब्दुल रहीम खान खाना को इन्होंने खान खाना की उपाधि भी दी थी, यानी कि अकबर के द्वारा ही अब्दुल रहीम खान खाना को खान खाना की उपाधि दी गई थी। वैसे खान खाना से कुछ और क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे पूछा जाता है कि खाने खाना किसको कहा जाता है, तो खाने खाना बैरम खान को कहा जाता है। खाने खाना के नाम से बैरम खां प्रसिद्ध हुए जबकि खान खाना के नाम से आपको अब्दुल रहीम खान खाना प्रसिद्ध हुए थे। उसी तरह से एक और आता है खाने आजम, तो खाने आजम के नाम से अब्बू समद प्रसिद्ध हुए थे जो कि अकबर के दरबार के एक प्रसिद्ध सेनापति हुआ करते थे उस दौर में जब वो गुजरात अभियान पर गए थे। तो अब्दुल रहीम खान खाना चूंकि फारसी भाषा के विद्वान कवि थे इसीलिए उन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। जैसे बाबरनामा पहले तुजुक ए बाबरी कहा जाता था और तुजुक ए बाबरी बाबर की एक आत्मकथा थी जो कि चागताई भाषा यानी तुर्की भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसी तुजुक ए बाबरी को इन्होंने फारसी में अनुवाद किया और फारसी में अनुवाद करने के बाद इसका नाम बाबरनामा पड़ गया था। तो यह जो है बाबर की एक आत्मकथा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु कहां हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कहां हुई थी। आइए इसके ऑप्शंस को देखें। ऑप्शन दे रहा है कि आगरा में हुई थी, बी ऑप्शन दे रहा है बीजापुर में हुआ था, सी ऑप्शन है अहमदनगर में हुआ था और डी ऑप्शन है पुणे में हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि औरंगजेब की मृत्यु जो है अहमदनगर में हुआ था। ठीक है, 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुआ था जब औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम समय में दक्षिण भारत अभियान पर गए हुए थे और दक्षिण भारत के 3 प्रमुख रियासतों बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर को जीतने में ही इनका पूरा जीवन यहीं पर उलझ कर रह गया था, जिसके बाद वापस नॉर्थ इंडिया में नहीं आ पाए और वहीं अहमदनगर में इनकी मृत्यु हो गई जहां पर इनको दौलताबाद में दफनाया गया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि औरंगजेब पूर्ववर्ती मुगल वंश के ये अंतिम राजा थे जो कि जिंदा पीर या द्वार अक्स के नाम से भी जाने गए। इनको जो है शाही दरवेश भी कहा जाता है और इन्होंने आलमगीर की उपाधि भी धारण की थी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बुलंद दरवाजे के बारे में कौन सा कथन सत्य है। बुलंद दरवाजे के बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है, तो आइए इसके ऑप्शंस को देखें। ऑप्शन दे रहा है कि यह 1602 में बना था, यह 1602 में बना था। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, 1602 में यह नहीं बना था। बी ऑप्शन दे रहा है कि यह अकबर ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। ये बात तो बिल्कुल सत्य है क्योंकि अकबर ने ही इसको बनवाया था। सी ऑप्शन है कि यह अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। जी हाँ, अकबर ने यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही बनाया था, यह भी सत्य है। क्योंकि अकबर की अगर जब बात की जाती है तो अकबर 1571 ईस्वी में
गुजरात अभियान पर गया था और गुजरात के शासक मिर्जा मुजफ्फर तैतरीय को हरा दिया था। और मिर्जा मुजफ्फर तैतरीय को हराने के बाद गुजरात में ही इसने पहली बार समुद्र को भी देखा था। तो समुद्र विजय से भी प्रभावित होकर और साथ ही साथ गुजरात विजय से प्रभावित होकर यह फतेहपुर सीकरी पहुंचा था और फतेहपुर सीकरी का दक्षिणी प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजे को बनवाया था। तो यह जो यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में कि 1602, ये 1602 नहीं होगा, ये 1571 होना चाहिए था। तो यहाँ पर बी और सी ऑप्शन सही है लेकिन ए ऑप्शन गलत है। आगे देखिए डी कह रहा है कि सभी सही हैं, सभी सही हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मुझे लगता है कि ऑप्शंस में ए में कुछ गलती कर दिया है। यहाँ पर 1571 होना चाहिए था और 1571 ये रहता तो मेरे हिसाब से सभी इसका सही आंसर बन जाता। फिलहाल अगर बात करें तो ये सभी सही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये ऑप्शन जो दे रहा है ये 1602 ये गलत है। 1602 यहाँ पर ना होकर यहाँ पर होना चाहिए था 1571। इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अगर 1571 होता तो ये सारा का सारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि अकबर की राज्यकाल के दौरान पंचमहल, जी हाँ अकबर ने ही पंचमहल बनवाया था, पंचमहल। फिर दे रहा है बुलंद दरवाजा, इसको भी अकबर ने ही बनवाया था। अकबर का मकबरा जहां पर अकबर को दफनाया गया है और अकबर के राज्य की राजधानी में क्या क्या एक जगह पर थी। अच्छा देखिए यहाँ पूछा गया है कि पंचमहल, बुलंद दरवाजा, अकबर का मकबरा और अकबर के राज्य की राजधानी में कौन कौन सा एक जगह था। आइए ऑप्शन देखें, इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन दे रहा है कि पंचमहल और अकबर का मकबरा एक जगह था। ऑप्शन में दे रहा है कि पंचमहल और अकबर का मकबरा एक जगह था। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया गया और अकबर का जो मकबरा है वो आगरा के निकट सिकंदरा में है। तो ये बिल्कुल गलत है, एक जगह नहीं है। बी ऑप्शन कह रहा है कि बुलंद दरवाजा, यानी बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, ये तो सही है। पंचमहल ये भी फतेहपुर सीकरी में है और अकबर का मकबरा, जी नहीं, ये अकबर का मकबरा आगरा में है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, बी भी नहीं होगा। सी कह रहे हैं कि बुलंद दरवाजा, बिल्कुल बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। अकबर की राजधानी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करने के साथ ही उसको अपनी नवीनतम राजधानी घोषित किया था, तो ये भी सही है। और पंचमहल, पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में, यानी कि तीनों का तीनों फतेहपुर सीकरी। पूछा है कि क्या क्या एक जगह पर थी, तो बुलंद दरवाजा, अकबर की राजधानी और पंचमहल, ये तीनों एकदम फतेहपुर सीकरी में स्थित, यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले क्वेश्चंस को देखें। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। सिक्कों पर कलमा खुदवाना किस शासक ने बंद किया, इसके ऑप्शंस को देखें। ऑप्शन ए में है अकबर, ऑप्शन बी में है जहांगीर, ऑप्शन सी में है शाहजहां और ऑप्शन डी में है औरंगजेब। जी हाँ, सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था कौन, औरंगजेब। औरंगजेब जो कि 1707 से पूर्व भारत पे की दिल्ली वाले जगह पर शासन किया था। आगरा और दिल्ली दोनों जगहों से शासन किया करता था। औरंगजेब ने अपने जमाने में सिक्कों पर कलमा लिखवाना पूरी तरह से जो है बंद करवा दिया था, तो इसका सही आंसर औरंगजेब होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चंस को देखें। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई। लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लाल किला जो है कहाँ पर है भाई, तो दो जगहों पर, एक दिल्ली में है और एक आगरा में है। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर मोती मस्जिद किसने बनवाई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस क्या दिया गया। ऑप्शन दे रहा है कि अकबर ने बनवाया था लाल किले में मोती मस्जिद, अकबर ने बनवाया था, जी नहीं। बी ऑप्शन दे रहा है जहांगीर ने, ये भी नहीं होगा। सी औरंगजेब ने, जी हाँ औरंगजेब इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो लाल किले में मोती मस्जिद ये औरंगजेब ने ही बनवाया था। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि यही औरंगजेब है जो अपनी पत्नी की यादों में बीबी का मकबरा भी बनवाया था। इस बात को अभी आपको ध्यान रखना है, जिसको ताजमहल का फूहड़ नक्शा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन से कि अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद कर दिया था। आइए ऑप्शन देखिए। ए कह रहा है ऋग्वेद, बी कह रहा है यजुर्वेद, सी में है सामवेद और डी कह रहा है अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। जैसे कि आपको पता है कि अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी एक बहुत बड़ा इतिहासकार था
और ये जो है फारसी भाषा का भी बहुत बड़ा जानकार था। इसने अथर्ववेद जो कि संस्कृत में लिखा गया है, वैसे तो संस्कृत में चारों वेद लिखे गए हैं, लेकिन अथर्ववेद को इसने फारसी में ट्रांसलेट कर दिया था। सिर्फ अथर्ववेद को ही नहीं, अगर देखा जाए तो हिंदुओं के प्रमुख धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत को भी इसने फारसी में अनुवाद किया था। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? आइए इसके ऑप्शंस को देखें। ऑप्शन दे रहा है ए में थॉमस रो, बी ऑप्शन है जेम्स हे, सी थॉमस हॉवर्ड और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा थॉमस रो। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर थॉमस रो को भेजा था, जो कि भारत में आया था जहांगीर के शासनकाल में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जहांगीर के शासनकाल में जब ये पहुंचा था तो उस समय जहांगीर अपना प्रशासन आगरा से न करके अजमेर से कर रहा था, क्योंकि 1613 से लेकर 1616 ईस्वी तक जहांगीर का शासन अजमेर से ही चला है। तो अजमेर में ही जाकर थॉमस रो ने उनसे मुलाकात की थी। अब ये पूछा जाता है कि भाई थॉमस रो भारत में कब आया था? थॉमस रो भारत में कब आया था? तो यह आया था भारत में 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि इसी जहांगीर के दरबार में सबसे पहले एक अंग्रेज व्यक्ति भी आया था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था व्यापार की अनुमति लेने के लिए ही, लेकिन उसको व्यापार की अनुमति जहांगीर ने नहीं दी थी, बल्कि उसको अपने दरबार में 400 का मनसब प्रदान किया था। तो 400 का मनसब प्राप्त कराने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। लेकिन जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति लेने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? थॉमस रो। तो ये सब क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? यानी कि मेहरुन्निसा का एक और नाम क्या था? ऑप्शन देखो भाई। ऑप्शन दे रहा है नूरजहां, बी ऑप्शन दे रहा है मरियम उज़मानी, सी ऑप्शन है सलीमा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नूरजहां को ही मेहरुन्निसा के नाम से जाना गया है। यानी नूरजहां तो ये जहांगीर के द्वारा दिया गया नाम था, जो प्रेम से अपनी पत्नी का नाम नूरजहां या नूर महल रखा था। नूरजहां का मतलब होता है कि आंखों की रोशनी और नूर महल का मतलब होता है महलों की रोशनी। तो अपनी प्रियतम पत्नी को नूरजहां या नूर महल के नाम से बुलाता था। लेकिन बचपन में अगर नूरजहां के नाम की बात की जाए तो इनका नाम मेहरुन्निसा था। ये मेहरुन्निसा जो है किसकी बेटी थी भाई? तो ये ग्यास बेग की बेटी थी और इनकी माता का नाम अस्मत बेग था। ये वही अस्मत बेग है जो मुगल काल में गुलाब से इत्र बनाने की कला को सबसे पहले लाई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा मेहरुन्निसा जो है अगर बात की जाए तो मुगल काल की सबसे ताकतवर महिला भी मानी जाती है, क्योंकि अपने शासन को अपने हाथों में ले ली थी और अपने पति जहांगीर को पूरी तरह से पंगु बना दी थी। ऐसा कहा जाता है कि मेहरुन्निसा ने 1612 से लेकर 1622 ईस्वी तक जहांगीर के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस दौर को जो है भारतीय इतिहास में नूरजहां का जुमटा कहा जाता है। चलिए यहां पर देखिए ऑप्शन बी में नाम दे रहा है मरियम उज़मानी। तो मरियम उज़मानी जो नाम है ना, ये जोधाबाई का नाम था जो कि अकबर की पत्नी थी। और सलीमा जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि अब्दुल रहीम खान खाना की माता का नाम था, जो कि बैरम खां की पत्नी थी। बाद में इनसे अकबर ने शादी कर ली थी बैरम खां की मौत के बाद। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है भाई? स्वर्ण काल यानी किसके शासन काल में सबसे ज्यादा चित्रकला का विकास हुआ? तो आइए इसके ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का बहुत अधिक विकास हुआ था, क्योंकि जहांगीर स्वयं एक बहुत बड़ा चित्रकार था। साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन और ही बताना चाहता हूं ताकि आपको डाउट न रहे इस प्रश्न को लेकर। चित्रकला का कारखाना कभी कभी पूछता है कि किसके शासनकाल में स्थापित हुआ भाई? तो चित्रकला का कारखाना सबसे पहले अकबर के शासनकाल में स्थापित हुआ था। लेकिन चित्रकला का स्वर्ण युग जब पूछेगा कि सबसे अधिक विकास चित्रकला का कब हुआ था, तो जहांगीर के शासनकाल में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं?
यानी कौन से ऐसे मुगल सम्राट हैं जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है? आइए इसका ऑप्शन को देखें। ऑप्शन ए दे रहा है बाबर, ऑप्शन बी में दे रहा है हुमायूं और 3 में दे रहा है अकबर, जबकि 4 में दे रहा है जहांगीर। इन चारों में से बताना है कि किसकी अपनी आत्मकथा है। तो बाबर का बाबरनामा है, हुमायूं का हुमायूंनामा है, अकबर का अकबरनामा है और जहांगीर का जहांगीरनामा है। अब देखिए आत्मकथा की बात किया है, तो आत्मकथा का मतलब जो स्वयं से लिखा जाता हो। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखा था, तो ये बिल्कुल सत्य है, यानी एक तो होगा ही होगा। उसके बाद देखिए 2 में है हुमायूं। हुमायूं से संबंधित जो पुस्तक है वो हुमायूं नामा है, लेकिन हुमायूं नामा को हुमायूं ने नहीं बल्कि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था, तो ये आत्मकथा नहीं होगा। उसके बाद देखिए अकबर की बात आ गई, तो अकबर से संबंधित जो पुस्तक है वो अकबरनामा है और अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल थे, जो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, तो ये भी आत्मकथा नहीं होगा। बाकी बात जो रह गया जहांगीर का, तो जहांगीर का जहांगीरनामा है जो स्वयं जहांगीर ही लिखा था। इस तरह से अगर देखिएगा आत्मकथा तो 2 ही पुस्तक बन रहा है, एक बाबरनामा और एक जहांगीरनामा। तो बाबर 1 में है और जहांगीर 4 में, यानी कि 1 और 4 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका सही होगा। और ऐसा देखिए ए में दे रहा है 1 और 3 ये गलत है, बी में दे रहा है 2 और 3 ये भी गलत है, सी दे रहा है कि 1 और 4 ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अकबर का राज्य कब समाप्त हुआ था जी? तो अकबर का राज्य कब समाप्त हुआ, आइए देखें इस क्वेश्चन का आंसर। ए में दे रहा है 1600 ईस्वी में, बी कह रहा है 1610 में, सी कह रहा है 1605 में और डी कह रहा है 1615 में। इसका सही आंसर होगा सी 1605। अकबर जब 1605 ईस्वी में इसकी मौत हुई तो इसकी मौत के साथ ही अकबर का शासन समाप्त हो गया, लेकिन मुगलों में सबसे लंबे समय तक शासन करने का ये रिकॉर्ड बनाकर गया। जैसे अकबर के शासन की शुरुआत की बात है तो 1556 में इसके शासन की शुरुआत हुई थी, जो 1605 ईस्वी में खत्म हुआ। यानी लगभग ये 49 वर्ष कुछ महीना कुछ दिन तक शासन भारत की गद्दी पर किया है अकबर, जो कि एक बहुत ही प्रतापी राजा था। हालांकि मुगल काल के जितने राजा थे उन सभी राजाओं में यह एक निरक्षर राजा था, इसके बावजूद भी यह शासन सबसे लंबे समय तक किया। उसके पीछे कारण क्या था कि अकबर के दरबार में जो कार्य करने वाले लोग थे वो काफी विद्वान लोग थे, इसीलिए अकबर को सही सलाह वो दिया करते थे। तो 1605 जो है में इसकी मौत हुई थी। वैसे भी पूछना है कि अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध कौन था भाई, तो असीरगढ़ का युद्ध था और इस युद्ध के बाद अकबर ने अपने जीवन में फिर कोई युद्ध नहीं लड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि मुगल कालीन समाज में वर्ग कितने थे भाई? मुगल कालीन समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? आइए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है 3 वर्गों में, बी ऑप्शन है 5 वर्गों में, सी है 7 वर्गों में, डी है 9 वर्गों में। इसका सही आंसर होगा ए 3। जो प्रथम वर्ग था, यानी कि जो समाज के 3 वर्गों का बंटवारा किया गया था, उसमें प्रथम जो वर्ग था उसमें इन्होंने राजा को और कुलीन वर्ग के लोगों को रखा था, जबकि दूसरा जो वर्ग था उस दूसरे वर्ग में यह अपने मंत्रियों को या उस समय के जो कवि वगैरह होते थे उनको रखता था, और तीसरे वर्ग में ये उनको रखा जो मजदूर या किसान टाइप के लोग हुआ करते थे। तो मुगल कालीन समाज जो है पूरी तरह से 3 वर्गों में बटा हुआ था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ है भाई? यानी ताजमहल किसकी याद में बनाया गया है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है मुमताज, बी है नूरजहां, सी है जहां आरा और डी है जोधाबाई। तो इसका सही आंसर होगा मुमताज। मुमताज जो है ये शाहजहां की पत्नी थी, जिसको मेहरुनिशा के नाम से भी जाना जाता है। मुमताज की मौत जब 1631 में हो रही थी, जब वो 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, तो उस समय उनको बेतहासा प्रसव पीड़ा हुआ, और प्रसव पीड़ा से आक्रांत जब हुई थी और उनको लगा था कि हम नहीं बचेंगे, तब उन्होंने अपने पति से कहा था कि अगर संसार में मुझे आप सबसे अधिक मानते होंगे तो एक ऐसा मकबरा बनवाइए जिसके समान संसार में कोई दूसरा मकबरा ना हो। तो इस तरह से मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण शुरू कराया 1631 में, जो 1653 में बनकर तैयार हुआ। इसको बनाने में टोटल 22 वर्ष का समय लग गया था। यह पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जो कि आगरा में है। अब रही बात कि ताजमहल को बनाने वाले कलाकार के बारे में पूछता है कि ताजमहल का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो भाई प्रमुख वास्तुकार था उस्ताद ईशा, जबकि इसका सहयोगी था उस्ताद अहमद खां लाहौरी। ठीक है, लेकिन ताजमहल का जो प्रमुख गुंबज है, कभी कभी उसको ही पूछते हैं कि ताजमहल के प्रमुख गुंबज को किसने बनाया? तो जेरेनियो बेरिनियाओ ने इसको बनाया था, जो कि ईरान का एक वास्तुकार था। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुगलों की शासन की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए दे रहा है 1520 में, बी दे रहा है 1522 में, सी 1538 में, डी दे रहा है 1526 में। इसका सही आंसर होगा 1526। मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में तब होती है जब बाबर के द्वारा लोदी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया जाता है, और हरा ही नहीं जाता है बल्कि वहां पर इब्राहिम लोदी को मार भी दिया जाता है। इस तरह से इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का वो पहला राजा था जो युद्ध मैदान में बाबर के हाथों मारा गया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? भाई राजा टोडरमल का नाम सुने होंगे ना। राजा टोडरमल जो कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, इन्होंने ही दहसाला प्रणाली की शुरुआत की थी 1580 में। टोडरमल ने दहसाला प्रणाली की शुरुआत की थी, जिस दहसाला प्रणाली के तहत इन्होंने ये तय किया था कि भूमि के उपज के आधार पर किसानों से लगान वसूला जाएगा। तो ये तो अकबर के दरबार के 9 रत्न थे ही, लेकिन ये पूछा है कि उसके पहले ये किसके मंत्री थे भाई? तो आइए इसके ऑप्शन को देखें। ऑप्शन ए दे रहा है कि जय सिंह प्रथम, जय सिंह द्वितीय, सी है अमर सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राजा टोडरमल जो हैं अकबर के दरबार में नौरत्न बनने से पहले शेर शाह सूरी के दरबार में मंत्री हुआ करते थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको पता है कि भारत के महान शासक शेर शाह सूरी ने हुमायूं को दिल्ली की गद्दी से भगा दिया था और स्वयं सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन बाद में आगे चलकर हुमायूं एक बार फिर से अपने शासन को स्थापित करने में कामयाब हो पाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं कि पुरंदर की संधि मराठा और मुगलों के बीच हुई थी। इसमें मुगलों की तरफ से किसने संधि की थी? जी हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि पुरंदर की संधि मराठा और मुगलों के बीच हुई थी। इसमें मुगलों की तरफ से संधि किसने की थी पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है जय सिंह प्रथम, बी ऑप्शन है जय सिंह द्वितीय, सी ऑप्शन है अमर सिंह, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर भाई होगा जय सिंह प्रथम। जय सिंह प्रथम जो है मराठाओं की तरफ से मराठाओं के पास गया था संधि करने के लिए मुगलों की तरफ से, और इन्होंने पुरंदर के किले में जब शिवाजी को पूरी तरह से घेर लिया था तो शिवाजी विवश होकर बाहर निकले थे और पुरंदर की संधि करने के लिए जयसिंह के साथ मजबूर हो गए थे। इस संधि के बाद शिवाजी को अपने 24 प्रमुख किलों को मुगलों को हवाले करना पड़ा था। पुरंदर की संधि इतिहास प्रसिद्ध संधि है जो कि 11 जून 1665 को हुआ था। इसी संधि के बाद जयसिंह प्रथम ने शिवाजी से यह कहा भी था कि आपको औरंगजेब से नज़दीकी बढ़ानी चाहिए और अपने शासन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए जरूरी है कि आप शिवाजी औरंगजेब से दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। और इन्हीं के कहने के बाद शिवाजी जो है औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा गए थे, जहां पर शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को बंदी बना लिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रहा है कि उस्ताद ईशा किस इमारत से संबंधित था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। उस्ताद ईशा किस इमारत से संबंधित था? आइए इसके ऑप्शन को देखें। ऑप्शन ए है लाल किला, बी है ताजमहल, सी है कुतुब मीनार, और डी है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो इसका सही आंसर भाई होगा उस्ताद ईशा ताजमहल। ताजमहल का प्रमुख वास्तुकार उस्ताद ईशा ही था, जबकि इसका साथ देने वाले जो थे वो अहमद खान लाहौरी थे। ऐसा कहता है कि शाहजहां ने ताजमहल के बनने के बाद उस्ताद ईशा और अहमद खान लाहौरी के हाथ को काट दिया था ताकि इसके समान दूसरा मकबरा वो संसार में कहीं न बनवा पाए, इसलिए ऐसा किया गया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कुछ दिनों के लिए पशु हत्या पर किसने बैन लगाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई कि पशुओं की हत्या पर किसने रोक लगाया। ऑप्शन देखो भाई, ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। जी हाँ, ऐसा करने वाला राजा कौन था? अकबर। 1583 में इसने कुछ समय के लिए पशु हत्या पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था, लेकिन आगे चलकर इस बैन को इन्होंने हटा दिया था, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं लग पाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया है कि गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कहाँ किया था? गोकुला जाट का विद्रोह कहाँ हुआ था भाई? ऑप्शन देखिए, ए है मथुरा में, बी है आगरा में, सी है दिल्ली में, और डी है अजमेर में। इसका सही आंसर होगा मथुरा। इसका सही आंसर क्या बनेगा? मथुरा। गोकुला जाट जो कि जाटों का एक सरदार था, यह मथुरा में जाकर
औरंगजेब के खिलाफ जो है संघर्ष शुरू किया। 1599 में इसने 1699 में इसने 1699 नहीं सॉरी 1666 में इसने औरंगजेब के खिलाफ अभियान चलाया था और इस अभियान में औरंगजेब हार भी गया था। गोकुला जाट के बाद जाटों का नेतृत्व महाराजा सूरजमल किया था, जो जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहे जाते हैं। तो औरंगजेब के साथ जाटों का संघर्ष तब तक चला था जब तक औरंगजेब जिंदा रहा। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ प्रमुख क्वेश्चन। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा ले रहे हैं। धन्यवाद।